गुड मॉर्निंग दोस्तों, MGF सीनियर सेकेंडरी यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि हमने पूर्व वीडियो में छोटी आंत के बारे में बात की थी और इस वीडियो में हम बड़ी आंत के बारे में बात करेंगे। तो अब हमारा जो आहार नाल का जो छठा टॉपिक है वो है बड़ी आंत्र। देखिए, बड़ी आंत्र होती क्या है, इसको बड़ी आंत्र क्यों कहते हैं। पहले तो हमें ये चीज समझना है कि छोटी आंत और बड़ी आंत में मतलब अंतर क्या है। ऐसा क्या होता है कि इनको छोटी आंत और बड़ी आंत कहते हैं, जबकि लंबाई आपको पता है कि इसकी लंबाई कम होती है और छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है। देखिए, लंबाई के आधार से अगर देखें तो छोटी आंत छोटी नहीं है और बड़ी आंत बड़ी नहीं मतलब छोटी नहीं है। तो इसमें देखिए क्या होता है कि जो इनका व्यास होता है, व्यास का मतलब जैसे मान लीजिए कोई नली है और उस एक नली तो मान लीजिए छोटी पाइप, छोटा पाइप है, एक बड़ा पाइप है, और इसका जो व्यास है वो इससे जो ये वाला है ये तो मान ले हम छोटी आंत मान ले इसको, और ये जो है ये है बड़ी आंत। इसका मतलब ये हुआ कि इसका व्यास अधिक होता है, इसलिए बच्चों इसे क्या कहते हैं, बड़ी आंत्र कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि इसको बड़ी आंत क्यों कहा जाता है। अब बात आती है कि बड़ी आंत होती क्या है। देखिए, ये आहार नाल का सबसे अंतिम भाग होता है। देखिए, आहार नाल का ये अंतिम भाग है। इसकी अगर बच्चों लंबाई अगर हम देखें तो वो 1.5 मीटर के लगभग होती है। इसी बड़ी आंत्र को भी 3 भागों में बांटा गया है, या हम ये कहें कि बड़ी आंत्र जो है ये 3 भागों से मिलकर बनी होती है। और उन भागों में पहला भाग जो होता है वो है जिसे हम कहते हैं अंधनाल, जिसे हम क्या कहेंगे, अंधनाल। और दूसरा जो भाग है इसे कहेंगे हम बृहदांत्र, और तीसरा जो भाग है उसे कहेंगे हम मलाशय। मलाशय मतलब रिएक्टम, अन्नाल मतलब सीकम, बृहदांत्र मतलब कॉलन। इस तरह के जो तीनों भागों से मिलकर बड़ी आंत्र बनती है। अब बच्चों देखिए, तीनों का मतलब समझाएंगे कि कहां कहां किस तरह से ये होता है। देखिए, अंधनाल की अगर हम बात करें बच्चों, तो जिस तरह से हमने यहाँ पर छोटी आंत को इस तरह से प्रदर्शित किया था, हमारा जो डायग्राम था उसमें, तो यहाँ से इसमें इस तरह की बड़ी आंत इस तरह से यहाँ से कम चालू होती है, और इस बड़ी आंत का जो ये भाग होता है बच्चों, इसी को कहते हैं हम अंधनाल। और इस अंधनाल भाग पर एक उंगली नुमा उभार या प्रवर्ध होता है, जिसे कहते हैं हम बच्चों क्रामी रूपी परिसेसिका, जिसे अंग्रेजी में कहें हम वेरिफॉर्म मतलब अपेंडिक्स बोलते हैं इसको। इसका कोई काम नहीं होता है। एक मनुष्य के पाचन तंत्र में ये माने हम तो एक अवशेषी अंग होता है। इसके अलावा बच्चों हम बात करें बृहद आंत्र की, तो बृहद आंत्र की अगर बात की जाए बच्चों, तो देखिए इसमें बृहद आंत्र से कॉलन कहते हैं। इसी बृहद आंत्र की मुख्य रूप से 2 भुजाएं या 2 भाग होते हैं, जिसमें एक होता है आरोही भाग, दूसरा होता है अवरोही भाग।
ये कहाँ पर होता है, देखिए थोड़ा डायग्राम में हम देखते हैं। यहाँ पर इधर देखिए बच्चों, इसमें हमने इस तरह से ये बड़ी आंत की स्ट्रक्चर नॉर्मल टी में बना रहा हूँ आपको इस तरह दिखाने के लिए। तो इस तरह से इसमें यहाँ पर छोटी आंत इस तरह से, तो यहाँ वाला जो भाग है ये जो है ये आरोही भुजा या भाग कहलाएगा। ये जो है ये अवरोही भाग या भुजा कहलाती है। ठीक है बच्चों, ये आपकी समझ में आ गया होगा। चैनल को समझ में आ गया तो हमारे चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें और अन्य अपने दोस्तों को शेयर करें। तो देखिए आगे बच्चों, इसमें क्या होता है कि जो इसके बाद में जो आरोही अवरोही भुजाओं के बाद में एक भाग होता है जिसे हम रिएक्टम बोलते हैं। रिएक्टम मतलब मलाशय, और मलाशय का मतलब मलाशय क्या होता है, ये है एक थैले के समान संरचना होती है और इसमें जो अपशिष्ट भोजन होता है, ये कहें हम तो पचने के बाद में जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है हमारे पाचन तंत्र में, उसका यहाँ पर संग्रहण होता है। तो देखिए मलाशय को हम बड़ी आंत का भाग मान सकते हैं और मलाशय जो है बच्चों ये किसमें खुलता है, ये खुलता है गुदा में। गुदा मार्ग द्वारा ये गुदा के अंदर खुलता है और गुदा जो होता है ये एक दो अवरोधनियों से ग्रह संरचना होती है। इसकी दो अवरोधनियां कौन कौन सी होती हैं बच्चों, गुदा में दो अवरोधनियों में पहली अवरोधनी जो है उसको कहेंगे हम आंतरिक अवरोधनिया या उनके अवरोधनी, और दूसरी होती है जिसे कहेंगे हम बाह्य अवरोधनी। तो देखिए बच्चों आंतरिक अवरोधनी जो है ये चिकनी पेशियों की बनी होती है। चिकनी मसल्स जो होती है पेशियों की बनी होती है तथा ये जो है ये इस प्रकार से हम कहें कि एक प्रकार की जो कहें कि जो अनुदैर्घ्य पेशियां होती हैं उनकी द्वारा बनी होती है और इन दोनों पेशियों से गुदा मार्ग जो है वो कंप्लीट होता है। तो कहने का मतलब बच्चों ये तात्पर्य ये है कि जो बड़ी आंत जो होती है उसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। ये अगर हम कहें अंधनाल और बृहदांत कॉलन जिसे कहा जाता है, रिएक्टम जिसे मलाशय के द्वारा मिलकर बना होता है, जिसमें अंधनाल जो कि छोटी आंत जिस भाग से जुड़ी होती है, अब बड़ी आंत का भाग अंधनाल कहलाता है। अंधनाल पर एक उंगलीनुमा प्रवर्त होता है जिसे कृमि रूपी परिशेषिका या वोरिफॉर्म्स अपेंडिक्स कहा जाता है। इसके अलावा जो रिएक्टम होता है बच्चों, रिएक्टम में जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसका संग्रहण होता है। तो मेरे हिसाब से बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो हमारे चैनल को एक बार पुनः लाइक करें। देखिए आगे बच्चे हम इसमें जो हमारा जो आहार नाल है वो बच्चों यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। और पाचन तंत्र में मैंने आपको याद करिए बच्चों, शुरुआत की जो वीडियो मैंने डाली थी तो उसमें मैंने आपको जो पाचन तंत्र जो होता है उसको दो भागों में डिवाइडेड किया था और उसमें पहला था आहार नाल, दूसरा था पाचक ग्रंथियां। तो बच्चों एक पार्ट हमारा ये कंप्लीट हो गया है जिसमें मैं पुनः दोहरा देता हूँ कौन कौन से भाग थे। पहला भाग था उसमें मुख एवं मुखगुहिका, दूसरा भाग था ग्रासनी, तीसरा भाग था ग्रसिका या ग्रासनाल, चौथा आमाशय, पांचवा छोटी आंत, छठा बड़ी आंत। इसके अलावा अगर हम कहें कि रिएक्टम और गुदा या मलाशय गुदा को भी अलग पार्ट इसमें भाग माना जा सकता है, लेकिन हमने बड़ी आंत के अंतर्गत ही उनका अध्ययन किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसको अलग करना चाहें तो अलग कर सकते हैं, इसके साथ में करना चाहें तो इसके साथ में कर सकते हैं।
अब हम जो दूसरा पाचन तंत्र का जो दूसरा अंग है वो यहाँ पर हम पढ़ेंगे बच्चों। तो अगला जो हमारा भाग है वो है पाचक ग्रंथियां। ये कहें कि हम मानव की पाचक ग्रंथियां। तो देखिए मानव की पाचक ग्रंथियां जो है वो मुख्य रूप से बच्चों 3 होती है। तो तीनों का देखिए, तीनों में पहली अगर हम बात करें तो वो है लार ग्रंथियां। दूसरी अगर हम बात करें तो वो है बच्चों यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि। तीसरी अगर हम देखें बच्चों तो तीसरी यहां पर है वो अनुनासिक ग्रंथि। तो देखिए लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अनुनासिक ग्रंथि जो कि मानव पाचक तंत्र में 3 पाचक ग्रंथियां होती हैं। तो देखिए हम इसको यहाँ पर एक एक को यहाँ पर पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि लार ग्रंथियां क्या होती हैं, कितनी होती हैं, कहां कहां पर होती हैं, इनके द्वारा क्या स्रावित किया जाता है और वो क्या काम करता है हमारे पाचन में। तो देखिए बच्चों अब यहाँ पर हम शुरुआत में जो ग्रंथि पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे हम यहाँ पर सेल्युलर ग्लैंड्स, जो कि स्त्रियां को कहते हैं लार ग्रंथि। तो देखिए लार ग्रंथि जो बच्चों अगर इनकी हम संख्या देखें हमारे पाचन तंत्र में तो इनकी जो संख्या है वो होती है 3 जोड़ी। जोड़ों में होती है ये 3 जोड़ी, मतलब कुल मिलाकर 6 होती हैं। अब वो 3 जोड़ी हैं जो कौन कौन सी हैं, 2-2 जोड़ों के रूप में मिलेंगी। और तीनों में कौन कौन सी देखो, एक होती है इसमें कर्णपूरु, दूसरी है इसमें अधोजंघू, तीसरी है अधोजिह्वा। तो मुख्य रूप से ये 3 ग्रंथियां होती हैं। लार ग्रंथियों की संख्या 3 जोड़ी होती हैं जिनमें क्रम से कर्णपूरु, अधोजंघू, अधोजिह्वा, जिनकी प्रत्येक की 2-2 संख्या होती है। अब देखिए कि ये जो ग्रंथियां हैं बच्चों इनके द्वारा जो पदार्थ स्रावित किया जाता है वो क्या होता है। देखिए नाम से ही पता चल रहा है हमें कि जो लार ग्रंथि का मतलब है यहाँ पर ये लार का स्रावण करती है। क्या करती है ये, लार स्रावित करती है। अब लार क्या चीज है, अगर हम बच्चों लार का कॉम्बिनेशन देखें, अगर इसका संगठन देखें, कंपाउंड्स का देखें संगठन, तो संगठन में देखिए क्या क्या चीजें होती हैं। लार में एक एंजाइम होता है, एंजाइम मतलब जो कि पाचन का काम करेंगे, जिसे हम टाइलिन या अल्फा एमाइलेज के नाम से जानते हैं। इसके अलावा बच्चों अगर हम देखें तो इसमें कुछ और पदार्थ भी होते हैं। इसके अलावा इसमें एक एंजाइम और होता है जिसे हम लाइसोजाइम एंजाइम के नाम से जानते हैं। टाइलिन एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम, इसके अलावा इसमें सोडियम क्लोराइड NaCl जिसको कहते हैं, इसके अलावा इसमें पोटेशियम कार्बोनेट मिलते हैं, पोटेशियम कार्बोनेट्स भी पाए जाते हैं। अब टाइलिन एंजाइम का काम देखें बच्चों हम इसमें, तो टाइलिन एंजाइम जो है वो जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है। कुल मिलाकर अगर हम ये कहें तो टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, मतलब स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है टाइलिन एंजाइम। दूसरा लाइसोजाइम एंजाइम, जो कि आपको पता है जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है।
अब इसमें NaCl और पोटेशियम कार्बोनेट्स का क्या काम होता है, ये हमारे तंत्रिका आवेगों को संचित करने का काम करते हैं। तो कुल मिलाकर बच्चों देखिए, लार ग्रंथियां जो है इनकी संख्या 3 जोड़ी होती है, जिनमें प्रत्येक एक जोड़ी पाई जाती है, जिन्हें क्रम से कर्णपूरु, आधोजंब, आधोजिह्वा ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इन सभी ग्रंथियों के द्वारा लार स्रावित किया जाता है। लार में टायलिन या अल्फा एमाइलेज, लाइसोजाइम, NaCl, पोटेशियम कार्बोनेट्स आदि लवण पाए जाते हैं, जिसमें टायलिन एंजाइम का काम होता है बच्चों, वो है जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करना, तथा लाइसोजाइम एंजाइम का काम है भोजन के साथ आने वाला जो बैक्टीरिया होते हैं या जीवाणु जो होते हैं उनको नष्ट करने का कार्य करता है। तो देखिए बच्चों, मेरे हिसाब से आपको लार ग्रंथि समझ में आ गया होगा। तो लार ग्रंथि कितनी होती है बच्चों? 6 होती है, और 6 की अगर देखें संख्या इनकी 6। अगर वैसे प्रकार देखें तो 3 प्रकार हैं, जो कि अभी बताए हमने। इसके अलावा अब दूसरी ग्रंथि की हम यहाँ पर बात करेंगे बच्चों, तो वो है लीवर, जिसे हम सेकंड ग्रंथि के नाम से जो है वो यकृत। क्या है? यकृत मतलब लीवर। यकृत या लीवर जो ग्रंथि है, ये क्या चीज होती है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। हमारे जो शरीर की, नोट करके अगर बच्चे इसको लिखें तो नोट में हम डाल सकते हैं इसको कि ये शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। तो सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। इसकी अगर हम बच्चों वजन देखें, इसका वेट देखें, तो इसका जो वजन है वो होता है 1.2 से 1.5 केजी के बराबर होता है। मतलब जो यकृत है उसका वजन जो है 1.2 से 1.5 केजी होता है। अब यहाँ इसकी आकार को अगर हम देखें तो बच्चों, इनका जो आकार है वो है 15 से 22 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है। अगर इसकी जो हम फिर बात करें पुनः कि ये शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है, इसका वजन वयस्क मानस की बात कर रहे हैं हम, और अगर मनुष्य में भी अगर हम पुरुषों में देखें तो पुरुषों में इनका वजन ज्यादा होता है और महिलाओं में इनका वजन कम होता है। ये वजन कम और ज्यादा जो है ये हमारे जो ऑर्गन्स, अंग हैं, या हम कहें हमारे जो शरीर का वजन है उस पर डिपेंड करता है। तो महिलाओं में वेट कम होता है पुरुषों की तुलना में, इसलिए उनके यकृत जो है वो छोटा होता है। यकृत की अगर हम संरचना को देखें बच्चों, तो यहाँ पर हमने जो बात की वो केवल इसकी नॉर्मल जानकारी थी। अब इसकी अगर हम देखें संरचना, तो संरचना में इसमें 2 पालियां होती हैं। इस तरह से होता है ये, एक बार इसको देख लें थोड़ा सा। इस तरह से इसमें 2 पालियां होती हैं, और यहाँ पर इस तरह से ये यकृत का अगर थोड़ा सा हम सूत्र देखें तो ये जो पाली है इसको बोलते हैं हम दाई पाली, और ये जो पाली है इसको कहते हैं हम बाई पाली। तो कुल मिलाकर हमारा जो यकृत है वो 2 पालियों में बटा होता है, जिसमें एक दाई पाली तथा एक बाई पाली। बाई पाली की तुलना में दाई पाली का आकार बड़ा होता है या बड़ी होती है, और इस दाई पाली के नीचे एक मोटी दीवार वाला थैलीनुमा संरचना, जिसे हम पित्ताशय कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? पित्ताशय। इस पित्ताशय में
यकृत द्वारा संचित या स्रावित पित्त का श्रवण किया जाता, मतलब पित्त का स्टोर किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें बच्चों तो जो यकृत होता है, यकृत में प्रत्येक पाली में एक यकृत वाहिनी मिलती है और सभी यकृत वाहिनी मिलकर एक सामान्य यकृत वाहिनी बनाती हैं और पित्त वाहिनी मतलब पित्ताशय से निकली हुई पित्त वाहिनी और यकृत वाहिनियां मिलकर एक पित्त वाहिनी, एक सामान्य पित्त वाहिनी का निर्माण करते हैं। और इसके अलावा बच्चों अगर हम यकृत में देखें तो यकृत का जो निर्माण होता है वो छोटी छोटी पालियों से मिलकर होता है, जिन्हें हम ये सभी पालियों से होता है, जिसे यकृत की क्या कहते हैं, क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। किनको? यकृत पालियों को किनको कहा जाता है? यकृत पालियों को क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। यकृत में की जो कोशिकाएं हैं उनको हेपेटोसाइट्स कहा जाता है। हेपेटोसाइट्स या हेपेटिक सेल्स भी बोलते हैं उनको, हेपेटिक सेल्स भी कहा जाता है। हेपेटिक सेल्स भी उनको हम कह सकते हैं। तो हेपेटिक सेल्स या हेपेटोसाइट्स जो हैं उनके द्वारा इनकी जो कोशिकाएं वो है। और यकृत की अगर हम सेल्स देखें बच्चों, हेपेटोसाइट्स या हेपेटिक सेल्स जो हैं उनके बीच बीच में रिक्त स्थान मिलते हैं, जिन्हें हम यकृत कोटरिया कहते हैं। यकृत कोटरिया के बीच में इनकी जो यकृत कोटरिया है इनमें एक कोशिका मिलती है जिसे हम कुफर सेल्स कहते हैं। यकृत के अंदर क्या होती है? कुफर सेल्स। इन कुफर सेल्सों का काम होता है क्या बच्चों? ये हमारे जो आरबीसी होती हैं ब्लड में, जो आरबीसी जो है उनके मृत होने के बाद में यहाँ पर कुफर कोशिकाएं उनको नष्ट करती हैं। तो इन्हें हम आरबीसियों का कब्रिस्तान भी कह सकते हैं। वैसे आरबीसियों का कब्रिस्तान बच्चों फिलिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? फिलिया जो है उसको कहा जाता है। फिर भी अगर हम कहें तो कुफर कोशिकाओं में भी आरबीसी का अपघटन होता है, जो मृत आरबीसी हैं उनका अपघटन होता है। इसके अलावा अगर हम देखें बच्चों तो यकृत जो है उसमें और इसकी जो क्रियात्मक इकाई है तो वो क्या है? यकृत पालियां। इनकी जो कोशिकाएं हैं उनको हेपेटोसाइट्स या हेपेटिक सेल्स कहते हैं। और इनकी यकृत की जो कोशिकाएं इनकी एक खास विशेषता होती है कि इनमें पुनर्जनन मतलब ये कहें पुनर्संरक्षण की, मतलब ये अपने बनने की क्षमता रखती हैं। एक बार अगर मृत हो जाए तो ये पुनः अपने बनने की क्षमता रखती हैं। लीवर्स जो है ये हमारे शरीर में फैट या वसा होती है उसके पाचन में सहायक होता है, इसका पायसीकरण करता है। और हमारे जो पॉइजन्स होते हैं, जो अगर मान लीजिए कोई जहरीला पदार्थ खाते हैं तो उसका भी पाचन यकृत में होता है। और जहरीले पदार्थ में सबसे ज्यादा जो ग्रसित अंग होता है वो यकृत होता है। यकृत डैमेज होगा उससे सबसे पहले। अब यहाँ पर बच्चों हम जो बात करेंगे वो यकृत के जो फंक्शन है या जो कार्य हैं वो क्या होते हैं, यकृत के जो कार्य। तो बच्चों यकृत के कार्यों के बारे में जो हम बात करेंगे बच्चों वो करेंगे हम हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम यकृत के कार्यों की बात करेंगे। अब जो हमने आज वो मैंने पढ़ाया उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ। सबसे पहले हमने बड़ी आंत की बात की थी आज की वीडियो में। तो बड़ी आंत की लंबाई बच्चों वो होती है 1.5 मीटर तथा इसके 3 भाग होते हैं, जिसमें एक बताया मैंने अंधनाल, दूसरा बात करी थी मैंने
वृद्ध आंत्र की बात, तीसरा मैंने बताया था इसमें जो कि रेक्टम या मलाशय की बात की थी। इसकी तीनों में अगर हम देखें तो बड़ी आंत में किसी भी प्रकार के कोई भी रसायनकुर नहीं मिलते हैं, या इसमें जीवाणु जो पाए जाते हैं वो ई कोलाई जीवाणु जिनको हम कहते हैं, ई कोलाई जीवाणु जो पाए जाते हैं वो इसी में पाए जाते हैं। इसमें केवल जो अगर हम पाचन की बात करें तो इसमें जल का मुख्य रूप से यहाँ पर अवशोषण होता है। फिर हमने बात की थी पाचक ग्रंथियों की, तो पाचक ग्रंथियों में बच्चे हमने 3 ग्रंथियां बताई, जिसमें पहली ग्रंथि लार ग्रंथि, दूसरी यकृत ग्रंथि, तीसरी हमने बात की थी अंगनाशय ग्रंथि, जिसमें हमने सबसे पहले अध्ययन किया था लार ग्रंथि का। तो लार ग्रंथि मुख्य रूप से संख्या उनकी 6 होती है, और वो हम ये संख्या 6 कह सकते हैं, यहाँ 3 जोड़ी होती हैं, जिसमें कर्णपूर्व, आधोजम, आधोजिह्वा, तथा इसके अलावा हमने बात की थी इसमें क्या क्या लार स्रावित होता है, लार का संगठन किससे बना होता है, और यकृत के बारे में हमने बात की थी। यकृत का वजन देखें तो 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है, तथा इसकी अगर हम मोटाई देखें तो 15 से 22 सेंटीमीटर की इसकी मोटाई होती है। इसकी 2 पालियां होती हैं, जो कि दाएं पाली जो है वो बाएं पाली की तुलना में बड़ी होती है, तथा दाएं पाली के नीचे एक मोटी दीवार थैलेनुमा संरचना पाया जाता है, जिसे पित्ताशय कहते हैं। पित्ताशय में यकृत द्वारा बना हुआ पित्त का संचय होता है, तथा यकृत जो है वो अनेक छोटी छोटी पालियों से मिलकर बना होता है, जो कि यकृत की क्रियात्मक इकाई होती है, तथा यकृत की कोशिकाओं को हेपेटोसाइट्स या हेपेटिक सेल्स बोलते हैं, तथा यकृत की जो पालियां हैं उनके बीच बीच में रिक्त स्थान मिलते हैं, जिन्हें यकृत कोठरिया कहते हैं, जिनमें कुफर सेल्स मिलती हैं, और कुफर सेल्सों का काम होता है जो मृत आरबीसी हैं उनका अपघटन करना। ये हम कहें कि मृत आरबीसियों का या आरबीसियों का जो कब्रिस्तान है वो कुफर सेल्स को कहा जाता है। तो अगली वीडियो में बच्चे हम जो बात करेंगे वो जो है वो हमारे जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसमें वो जो है वो हम करेंगे यकृत के कार्य। यकृत के कार्यों में देखिए यकृत जो है वो होता क्या है, इसमें क्या है कि बच्चों जो यकृत है, यकृत के अगर हम थोड़ा सा फंक्शन की बात करें, हम यहाँ पर कल इसकी स्पेशल वीडियो डालेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि यकृत में एक जो है वो पित्त का निर्माण होता है। पित्त का क्या होता है? निर्माण। तो देखिए पित्त जो है इसको बोलते हैं हम पित्त रस, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बाइल, बाइल बोलते हैं उसको, पित्त कहा जाता है। इसमें भी 2 पार्ट्स होते हैं जिसको बोलते हैं हम बाइल पिगमेंट, पिगमेंट्स, और एक होता है बाइल साल्ट, साल्ट्स। तो बाइल पिगमेंट्स ने आपको पता है जिसको बोलते हैं हम पित्त वर्णक, पित्त लवणक। जो पित्त वर्णक जो है वो 2 होते हैं, वो हम बात करेंगे, जिसमें एक होता है बिलिरुबिन और एक होता है बिलिवर्डिन। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हम यहाँ पर इसकी बात करें बच्चों तो देखिए बाइबल जूस जो होता है इसमें क्या चीज है, देखिए अब इसमें बाइबल जूस की अगर बात करें हम तो बाइबल जूस में 2 पिगमेंट्स होते हैं जिनको हम जानते हैं बिलिरुबिन, और जिसमें एक होता है जिसको बिलिरुबिन बोलते हैं। और इन दोनों पिगमेंट्सों का अगर निर्माण जो होता है वो हीमोग्लोबिन के अपघटन से होता है। तो देखिए नेक्स्ट वीडियो में बच्चे हम जो बात करेंगे वो यकृत के कार्यों की बात करेंगे। तो यकृत की संरचना, लार ग्रंथि की स्ट्रक्चर बारे में हमने अभी बताया,
तो यकृत के जो फंक्शन है उनको देखने के लिए अगले वीडियो का इंतजार करें और हमारे चैनल को पुनः बच्चे लाइक एवं सब्सक्राइब एवं अपने दोस्तों को शेयर करें। इसी के साथ में मिलेंगे हम अगली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।